दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल किसान ट्रैक्टर पर सवार होगा और दिल्ली की घेराबंदी वो ट्रैक्टर से ही करेगा। ट्रैक्टरों की कतार दिल्ली की सीमा पर चारों तरफ जो बाईपास का इलाका है वहां पर आपको नजर आएगी। और विरोध का यह अनूठा प्रदर्शन किसान अपने उन 3 कानूनों के विरोध करते हुए दर्शाना चाहता है और साथ ही एमएसपी को लेकर इस देश में कानून बन जाए इसको लेकर दर्शाना चाहता है। इसीलिए कल वो ट्रैक्टर रैली निकालेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रैक्टर की दुनिया में जिस भी कंपनी ने कदम रखा 1 लाख करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ होने में उसमें देरी नहीं लगी, क्योंकि भारत दुनिया के उन अव्वल देशों में आता है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बिकते हैं। हर बरस तकरीबन 8 लाख ट्रैक्टर। लेकिन सवाल ट्रैक्टर का नहीं है, सवाल यह है कि खेती करने के लिए किसान को जमीन चाहिए और किसान का अपना हुनर और उसकी मेहनत होती है। इक्विपमेंट्स चाहे वो ट्रैक्टर के तौर पर हो, चाहे वो क्रशर के तौर पर हो, चाहे वो सीड ड्रिल के तौर पर हो या कोई भी इक्विपमेंट्स हो, इनका एक अपना बाजार है। ठीक उसी तरीके से जैसे फर्टिलाइजर का बाजार है, जैसे बीज बेचने का बाजार है। यानी इस देश के भीतर का एक अनूठा सच यह है कि एग्रीकल्चर को लेकर इस देश में आजादी के बाद से जितने भी प्रयोग हुए उसमें किसान की हथेली हमेशा खाली रही। हथेली उनकी भरी जो इस देश में फसल को प्रोडक्ट के तौर पर लेते थे और उसको किसी ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, किसी ने उसको प्रोसेसिंग के जरिए बेचना शुरू किया, किसी ने उसके अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए। लेकिन जो प्राइमरी प्रोडक्ट फसल है उसको उपजाने वाले किसान की हथेली हमेशा खाली रही। और ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर मोदी के रिफॉर्म तक, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म के नाम पर 3 कानून लाए गए हैं, इस पूरे सफर में भी यानी 1966 में हरित क्रांति, किसान को इस देश में गिनी पिग ही बनाया गया है। और हमें लगता है कि आज इसको समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि 1966 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो क्या चीजें उसके बाद डेवलप हुई। टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद HYV सीड्स, जिसको हाई यील्डिंग सीड्स कहते हैं, वह भी आ गया। फर्टिलाइजर का उपयोग बढ़ गया, जो पेस्टिसाइड्स है उसका उपयोग बढ़ गया, जो ट्रैक्टर्स है उसकी तादाद इस देश के भीतर में बढ़ती चली गई, जो इरिगेशन फैसिलिटी जैसे बोरवेल तक करने की स्थिति थी उसको भी अपने तरीके से किसान ने डेवलप किया। यानी खेती को बढ़ाने की दिशा में जो जो चीजें लेकर जो कंपनी आ रही थी वह करोड़पति अरबपति होकर होती चली गई। लेकिन किसान अपने तौर पर कमजोर होता चला गया। यह पूरा खेल क्या है? और हमें लगता है कि आज भारत का किसान आंदोलन जिस मुहाने पर खड़ा है और भारत सरकार की सोच 1991 के बाद से जिस मुहाने को पैदा कर चुकी थी, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी मार्केट इकोनॉमी, यानी बाजार ही तय करे सब कुछ और किसान भी खुले तौर पर बाजार में आकर खड़ा हो जाए, उसकी जो जितनी कीमत लगाए और अपनी कीमत वो जो भी बताए, यही मान लिया गया कि इस देश के भीतर का असल रिफॉर्म है। तो क्या यह वाकई रिफॉर्म है या फिर एक गुलाम बनाने की सोच है जिसमें किसान के ऊपर किसी तरह का कोई संरक्षण देने की स्थिति में सरकार नहीं रहेगी? किसान उस बाजार में चला जाए जिस बाजार के भीतर में किसान की उपज दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत कृषि उपज सबसे ज्यादा करता है, लेकिन जब वो खुले बाजार में जाएगा तो वहां पर बोली प्रतिस्पर्धा के तहत लगेगी और प्रतिस्पर्धा में लगाने वाले लोग अपने तरीके से मोनोपोली के साथ पैसे लेकर आ रहे होंगे। यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हमें लगता है कि आज आपको एक ऐसे सफर पर लिए चले जिस सफर पर ट्रैक्टर से बात शुरू हुई है तो 5 कंपनियों के नाम जानिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा, TFE, सोनालिका, एस्कॉर्ट, जॉन डरी, ये सारी कंपनियां ऐसी हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का सबसे ज्यादा शेयर 41% शेयर है, बाकी का किसी का 17%, किसी का 12%, किसी का 10%। और उसके नीचे भी SDF है, फोर्स है, कैप्टन है, कैबुटा है, ये सब 2-4% इनका भी। लेकिन सभी की आय बहुत ज्यादा है, किसानों से आय बहुत ज्यादा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास पैसा है और आप किसानी से जुड़े किसी प्रोडक्ट को अपने अनुकूल करके उसको मार्केट में बेचना चाहते हैं, वो भारत का बाजार हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, उसकी कीमत मिल जाएगी, लेकिन फसल की कीमत नहीं मिलेगी। और सरकार जिन बात का जिक्र करती है कि हमने तो MSP जब से आए हैं 1.5 गुना बढ़ा दिया है, तो हमें लगता है उसका सच भी देख लीजिए और यह भी समझिए कि असल में स्थिति इस देश के भीतर में है क्या। शुरुआत MSP से, जो
पैडी फसल होती है जिसको हम लोग कहते हैं चावल, उसकी एमएसपी जिस वक्त मोदी सरकार सत्ता में आई थी 1360 रुपए था। बहुत अच्छी बात है। वह बढ़कर आज की तारीख में 1868 हो गया। सरकार कहेगी हमने बढ़ा दिया, कागज पे नजर आ रहा है 1360 से 1868 हो गया। जो गेहूं था वो 1120 यानी 1120 रुपए में 14-15 में था समर्थन मूल्य, वो आज बढ़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए हो गया। सरकार कहेगी बढ़ गया। सवाल यह है कि सरकार एमएसपी पे जो अनाज खरीदती है उसके लिए भी एक बजट होता होगा। वह बजट का पैसा वह एफसीआई को देती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को देती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिए जाने वाला बजट बढ़ता नहीं है, लेकिन एमएसपी बढ़ती चली जा रही है। तो किन किसानों को कितना लाभ इस देश में हो रहा है, यह पहला सवाल है। यानी आपने 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाई जरूर, लेकिन वह कागजों में बढ़ाई। उस एमएसपी की कीमत इस देश के किसानों को नहीं मिल पाती, और जितनों को मिलती थी वह भी धीरे 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 किसानों की संख्या कम होती जा रही है। क्योंकि आप जो पैसा एलोकेट करते हैं, जिस एलोकेशन को हम लोग कहते हैं फूड सब्सिडी एलोकेशन, वह एलोकेशन में कोई इजाफा बीते 5-6 बरस में क्यों नहीं हो पाता है। और जब उतने ही पैसे में है तो एमएसपी आप 1975 रुपए रखिए या 5000 कर दीजिए। आप कहिए इतना बढ़ा दिया, लेकिन उसकी खरीद तो होनी चाहिए, तो खरीद नहीं हो रही है क्योंकि आपके पास बजट नहीं है। और बजट की लिमिटेशंस ये रही है 2014-15 से लेकर 2020 तक का अगर आप एवरेज निकालिएगा तो वो लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए आएगा। 1,80,000 करोड़ में सबसे ज्यादा इस कोविड के दौर में, जब सरकार ने सबसे ज्यादा अनाज बांटने की प्रक्रिया में भी आई कि हम लगभग 80 करोड़ लोगों को अनाज देंगे, तो जाहिर है उसने एमएसपी पर लिया हो या एफसीआई के जरिए जो गोडाउन्स में रखा हो उसी को बांटा है। वह भी आंकड़ा 2,33,000 करोड़ का ही जाता है। यानी इस देश के भीतर में सरकार के पास बजट उतना ही रहता है, लेकिन एमएसपी आप बढ़ाते चले जाते हैं। इसीलिए आज की तारीख में अगर आप इस देश में एवरेज निकालिएगा कि चावल बाजार में कैसे खरीदा जा रहा है, तो वही 1100 रुपए से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा प्रति क्विंटल। 1100 रुपए एमएसपी कब था? ये सन 2009-10 में था। इसी तरीके से जो गेहूं है वह भी आपको कितना खरीदा जा रहा है, उसकी कीमत भी आपको 1100 से ज्यादा नहीं मिलेगी। कहीं 1000 है, कहीं 1200 मिल जाएगा, लेकिन वह भी कब था? वह भी उसी पीरियड में था जब आप और पहले चले जाएंगे। मैक्सिमम आपको बता रहे हैं कि बाजरा जो 2150 रुपए है, वह भी बाजार में जो बाजरा बेचना पड़ रहा है किसानों को, वह भी 800 रुपए से ज्यादा बिक नहीं रहा है। लेकिन 800 रुपए एमएसपी कब थी? 2012-13 में थी। तो एमएसपी बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, और एमएसपी का हम हस्ताक्षर कर देते हैं। सरकार को समझना होगा ये झूठ फरेब नहीं चलना चाहिए। पहली बात तो यह है कि आपके पास उतना बजट उस रूप में नहीं है, तो आप एफसीआई को पैसा नहीं दे पाए तो वो एमएसपी पे कैसे लेगी, ये एक पहला सवाल है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो भी जुड़ जाता है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के साथ, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। और ये वारे न्यारे कोई ऐसे वैसे नहीं होते। हमको लगता है कि इसको जरा समझना चाहिए, और आज़ादी के बाद से हमको लगता है इन बातों को समझें उससे पहले जिसके वारे न्यारे होते हैं। यह देखिए, जैसे जो सिर्फ बीज बेचते हैं, बीज बेचने में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी 2014-15 हम ले रहे हैं, उस समय इस देश के भीतर में बीज का जो मार्केट था वो तकरीबन 20,000 करोड़ था। 2017 में यह बढ़कर 26,000 करोड़ हो गया, 2019 में बढ़कर ये 35,000 करोड़ हो गया, और आज की तारीख में 40,000 करोड़ का मार्केट है। और सीड से जुड़ी हुई बहुत कंपनियां हैं, हम कंपनियों का भी जिक्र भी करेंगे। इसी तरीके से फर्टिलाइजर आई है। पिछले साल फर्टिलाइजर का जो मार्केट साइज नजर में आया वो लगभग 6,25,000 करोड़, ये फर्टिलाइजर का मार्केट है। हमने इससे पहले आपको क्या बताया? जो एमएसपी की कीमत है, अगर उस पे अनाज खरीदा जाए जो सरकार नहीं नानुकुर कर रही है, वह भी ज्यादा से ज्यादा बैठता है तो 2 लाख करोड़ बैठता है। अगर आप 23 फसल को एमएसपी में खरीदने लगे और सारी फसल खरीदने लगे, तब वो कीमत पहुंचती है लगभग 15 लाख करोड़।
लेकिन यहां तो गेहूं चावल भी दूर की गोटी हो गई। और मान लीजिए अगर आप सब खरीदने ही लगे तो भी 15 ही लाख करोड़ हुआ ना। तो उस एवरेज में आइए, फर्टिलाइजर का मार्केट 6.25 लाख करोड़, सीड का मार्केट 40,000 करोड़, जो कृषि उपकरण है, जो सिर्फ इसमें ट्रैक्टर माइनस कर दीजिए, यह लगभग भारत के भीतर में 80,000 करोड़ का सिर्फ कृषि उपकरण का मार्केट है, जिसमें थ्रेशर है, सीड ड्रिल है, कल्टीवेटर है, एक्सिस है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। इसका मतलब अगला ये निकला कि अगर इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में कोई भी कमा सकता है, तो मार्केट साइज सिर्फ एग्रीकल्चर को लेकर कितना होगा। भारत के भीतर में 2018 का डाटा बताता है कि 20 लाख करोड़ का मार्केट साइज सिर्फ एग्रीकल्चर का। 2019 में भी लगभग इतना है, 2020 में, यानी 20 लाख करोड़ एक एवरेज है कि इतना बड़ा मार्केट साइज है। इसमें से जो लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं माल, वह अगर एवरेज निकालिएगा तो वो तकरीबन आज की तारीख में लगभग 2.25 लाख करोड़, यानी 2,70,75,000 करोड़ रुपए ये कुल एवज में बैठते हैं, जिसको 2022 तक सरकार मानकर चल रही है ये 4.5 लाख करोड़ तक हम ले जाएंगे एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट से जुड़ गए उनके भी वारे न्यारे हो गए। और अगर इस स्थिति में तमाम कंपनियां आती जा रही है, तो हम आपको 2-3 कंपनियों का सिर्फ नाम लेते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे। जैसे एक आप गोदरेज एग्रोवेट कंपनी लीजिए। ये क्या करती है? ये एनिमल फूड जो है, एनिमल फीड उसको खिलाती है, क्रॉप प्रोडक्शन करती है, ऑयल पाम जो है उसके लिए मार्केटिंग करती है, डेयरी एंड पोल्ट्री है, प्रोसेसिंग फूड ये बनाती है। इसी तरह एक दूसरी कंपनी है रैलिस इंडिया। ये क्रॉप केयर कंपनी है। लगभग 2,300 डिस्ट्रीब्यूटर्स इसके देश भर में है, 40,000 रिटेल्स दुकानें हैं इसकी देश भर में, लगभग 80% डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ है। इसी तरह ब्रिटेनिया का है। ये ब्रिटेनिया उस फील्ड की माहिर कंपनी है जो बिस्कुट, ब्रेड, केक, रस्क, चीज़, बेवरेज, मिल्क, योगर्ट ये सब बनाती है, और ये टॉप मोस्ट है दुनिया में, और उसका भी नेटवर्थ करोड़ों में है। इसका मतलब ये है कि इस देश में किसान को कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सबके लिए चीजें, मार्केट काम तय कर रहा है, उनके लिए अनुकूल है क्योंकि उनके पास पूंजी है। किसान के पास तो पूंजी है नहीं। ये अगला सवाल हो गया। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में वाकई आज़ादी के बाद से सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। इस सच को समझिए, भारत में जो नेशनल इनकम थी एग्रीकल्चर के जरिए 1950 में, वो लगभग 50% थी। वो आज की तारीख में घटते घटते लगभग 14-15% पर आकर टिक गई, ये जो नेशनल इनकम है। लेकिन इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कितनी बड़ी तादाद में लोग थे? 1950 में चले जाइएगा 82%। 21वीं सदी जब शुरू हो रही थी, सन 2000 में आइए 72%। यानी 1950 से 50 साल में तकरीबन 10% कम हुए एग्रीकल्चर पर टिके हुए लोग। लेकिन इसी एग्रीकल्चर पर टिके हुए आज की तादाद में लगभग 69% लोग हैं। अब आप सोचिए, 1950 में जीडीपी में हमारा योगदान एग्रीकल्चर का था लगभग 54%, आज है 16%। सन 2000 में था 24%। लगातार जीडीपी कम हो रही है। जीडीपी कम हो रही है क्योंकि जीडीपी को जोड़ा जा रहा है फसल के साथ। जीडीपी को इससे नहीं जोड़ा जा रहा है जो इंडस्ट्री चल रही है, उस इंडस्ट्री को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, इसीलिए ये नीचे आपको नजर आ रही है। और जो इसका ग्रोथ है, अब आप सोचिए 1950 में 1.25% ग्रोथ था एग्रीकल्चर। आज की तारीख में क्या है? पिछले साल का ग्रोथ 2.8% है। यानी 1.25 से हम इतने सालों, 70 बरस के बाद पहुंचे कहां पर हैं? 2.8% पे। यह एक स्थिति इस देश के भीतर की है। इसका अगला सवाल यह है कि इस देश में कितने लोग ग्रामीण इलाकों में रहते थे और वहां पर कितने लोग मजदूरी से जुड़े हुए थे। भारत की अभी जनसंख्या लगभग 138 करोड़ है। उस 138 करोड़ में से 90 करोड़ लोग रूरल इंडिया में रहते हैं, जो ग्रामीण भारत है। उसमें लगभग 12 करोड़ लोग खेती से जुड़े हुए हैं और 25 करोड़ मजदूर हैं जो अलग अलग तरीके से मजदूरी करते हैं। अगर आप आज़ादी के तुरंत बाद चले जाइएगा 1951 में, उस समय लगभग 36 करोड़ जनसंख्या थी, आज 138 करोड़ है। उस 36 करोड़ में से 29 करोड़ लोग गाँव में रहते थे, ग्रामीण भारत में रहते थे। उस समय ग्रामीण भारत था, उसमें स्मार्ट सिटी आई नहीं थी। उस समय लगभग 7 करोड़ लोग खेती करते थे, लगभग 3 करोड़ लोग मजदूर थे। ये स्थिति है। इस स्थिति के रेशियो को जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो इसका मतलब यह है कि रूरल इंडिया में जितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद आज भी हैं, उस तुलना में
खेती की दिशा से हटकर हमारे यहां मजदूरों की तादाद बढ़ती चली गई है। खेती में डबल ही हुआ। उस समय लगभग 6 करोड़ 99 लाख थे, आज लगभग 12.5 करोड़ है किसानी जो कर रहे हैं। मजदूरी उस समय लगभग 3 करोड़ मजदूर थे, आज की तारीख में 25 करोड़ पार मजदूर हैं। 25 करोड़ तो मनरेगा में ही नामांकित नाम आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब है ये देश धीरे धीरे मजदूरी पर चला गया, और जो किसान भी बचे हुए हैं वह किसान भी धीरे धीरे मजदूरी में तब्दील हो जाएंगे। आप कहेंगे वो कैसे हो जाएंगे? ये सरकार की तरफ से बार बार ये सवाल आता है कि ये आप गलत बोलते हैं कि सब कोई मजदूरी में तब्दील हो जाएगा। हमें लगता है कि उसका भी एक डाटा हमारे पास आज मौजूद है। इस देश के भीतर में जिनके पास बहुत ज़मीन का मतलब होता है जो लार्ज फार्मिंग कर सकते हैं, उसके लिए 1950 में एक रेखा खींची गई। जिनके पास 30 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, ऐसे कितने लोग हैं? उस समय पता चला सिर्फ 4.9% लोग हैं। आज की तादाद में, आज के वक्त में, जब 2020 में हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये 4.9% जो बड़ी जमीन के मालिक थे वो घटते घटते 1% से भी नीचे चले गए, 0.86% हो गए। उस समय इनके पास जो जमीन थी वह तकरीबन 18 एकड़ एवरेज माना गया था। ये 30% जमीन इन्हीं के हिस्से में आती थी। जो हमने 30 हेक्टेयर नहीं था, वो 30% जमीन थी, लेकिन 18 हेक्टेयर की जमीन, आज भी लगभग 18 हेक्टेयर की जमीन पाए हुए लोग 0.86% है। जो सबसे मार्जिनल किसान माना जाता है, जिसके पास बहुत कम जमीन होती है, ये लगभग इसका एवरेज माना जाता है 0.41 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर का आधा हेक्टेयर, उससे भी कम, 0.41 हेक्टेयर एक एवरेज माना गया मार्जिनल के पास। इनकी तादाद 1950 में लगभग 40% थी, और आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं 74% है। मजदूरों का देश है। मजदूरों में भी ऐसी किसानी जिनके पास जमीन ही नहीं है, ये सीमांत किसान कहलाते हैं। अगर आप स्मॉल किसानी के हिस्से में आइएगा, जिनके पास तकरीबन 12 एकड़ जमीन रहती थी, जिनको उस लगभग एक हेक्टेयर 1.44 हेक्टेयर जमीन रहती थी, ऐसे लगभग 12% लोग थे, 12% जमीन इनके पास थी। इनकी संख्या थी लगभग 22% किसान ऐसे थे। आज की तारीख में वो लगभग 17-18% किसान हो गए हैं जो स्मॉल के हिस्से में आते हैं। अगर ऐसी स्थिति आ गई है, और ये डाटा बता रहा था 18% लगभग मोदी सरकार के आने के, मौजूदा वक्त में ये लगभग 14% हो गए हैं जो स्मॉल फार्मर्स हैं। मीडियम और सेमी मीडियम उसके बाद आता है, उस हिस्से में ना जाइए, लेकिन यह पहले राउंड में समझ लीजिए कि लार्ज, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, जो 18 हेक्टेयर के मालिक थे, उस वक्त लगभग 5% थे, आज लगभग 1% से कम है। उस समय जो मार्जिनल किसान थे उनकी संख्या 40% थी, आज उनकी संख्या 74% है। यह एक स्थिति, एक सच है इस देश के भीतर का। अगला सवाल यह है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसने क्या कमाल किया। हमको लगता है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि सीड्स और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में कमाल का काम हुआ है। और उसकी जानकारी ये है कि हम लोग मानकर चल रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से जो इक्विपमेंट्स बढ़े, जो सीड्स बढ़े, गुणवत्ता वाली सीड्स बढ़े, जो फर्टिलाइजर बढ़ा, लगभग 30 लाख टन का इस्तेमाल फर्टिलाइजर का होता था 1980 में। 1990 में यह बढ़कर हो गया लगभग 3 गुना, 90 लाख टन। 2001 में, यानी 21वीं सदी के शुरू में, यह और बढ़कर हो गया लगभग 1,47,00,000 टन। लेकिन आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो जो यूरिया ही यूज होता है वह लगभग 336 लाख मीट्रिक टन यूज होता है। अब आप कल्पना कीजिए कि कौन सा बाजार बढ़ते जा रहा है, और किसान और फसल उपजाने वालों के हाथ में क्या होगा। यह एक पहले राउंड की बात है। दूसरी स्थिति यह है कि इस देश के भीतर में आजादी से पहले जो ग्रोथ, जब अंग्रेजों की सत्ता थी, तब पहले साल में ग्रोथ जा 1%। वो नील की खेती चंपारण में करा लेते थे, वो खेड़ा में वसूली करने लगते थे, टैक्स की वसूली, जहां पर महात्मा गांधी पहुंचे थे आंदोलन करने के लिए। लेकिन आजादी से पहले इस देश में 1% के हिसाब से ग्रोथ रेट था 50 साल तक। लेकिन आजादी, यानी 1900 से 1950 तक का हम जिक्र, 1947 तक का जिक्र कर रहे हैं, 1947 के बाद से अभी तक का जब आप एवरेज निकालिएगा इस देश के भीतर में, तो आपको जानकर हैरत होगा ये 2% के एवरेज में आकर टिक जाता है।
यानी इस देश में एग्रीकल्चर पर किसने ध्यान दिया है? और उसमें भी जब WTO पर भारत साइन करता है, जो 1995 में बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ ही जो न्यू इंटरनेशनल ट्रेड एकॉर्ड भारत ने किया था, जिसमें IMF भी था, वर्ल्ड बैंक भी था, उसके बाद हमारे यहाँ का विकास दर और नीचे चला जाता है। जैसे क्रॉप का जिस समय WTO में भारत साइन करता है उस समय 2.93 विकास दर था, लेकिन WTO के बाद घटकर ये 1.57 पर आ जाता है। इतना ही नहीं, जो फिशरीज है वो 7.48 पर था, WTO के हस्ताक्षर के बाद ये 3.25% पर आ जाता है। हर जगह चीज़ें, लाइफ स्टॉक जो है वो 4.21% से घटकर 3.40% पर आ जाती है। यानी ध्यान दीजिए, हर जगह चीज़ें घटती चली जा रही है। अगला सवाल यह है कि क्या इस देश के भीतर में अगर एक्सपोर्ट बढ़ा, हर चीज़ का मार्केट साइज बढ़ गया और किसानों ने खूब मेहनत कर इतना अनाज उपजाया कि एक्सपोर्ट करने वालों को लाभ हो, मशीनरी बेचने वालों को लाभ हो, इस पूरी प्रक्रिया में जो समाधान भारत सरकार को करना था, जो बेसिक समाधान था इरिगेशन का यानी सिंचाई का, आपको जानकर हैरत होगी कि सिंचाई को लेकर नेहरू काल से लेकर अभी तक हर बजट में एक व्यवस्था की गई। और जब उस बजट को आप जोड़िएगा तो इस देश में सिंचाई के अंतर्गत आने वाली जमीन जो होनी चाहिए और उस सिंचाई के साथ मॉडर्नाइजेशन जो होना चाहिए वह लगभग 80% हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग सिंचाई के एवज में सिर्फ 23 और 27% पर अटके हुए हैं। मॉडर्नाइजेशन 40% से आगे बढ़ नहीं पाया है, जो गवर्नमेंट का ही डाटा बताता है। भारत सरकार ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उसने एक तरफ 3 कानून का जिक्र किया है, दूसरी तरफ उसने कहा कि अब हम सेकंड रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। हालांकि यह सोचा गया था मनमोहन सिंह के दौर में, लेकिन उसके बाद स्थिति उनकी बिगड़ गई यानी पॉलिटिकली। 2013 की बात है, 2012-13 के बजट में प्रणब मुखर्जी साहब ने जिक्र किया था, लेकिन उसके बाद सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन उनके काल में नहीं हो पाया। जब प्रधानमंत्री मोदी बने, वो बोले हम भी रेवोल्यूशन करेंगे, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये 3 कानून और दूसरा रेवोल्यूशन इसलिए जरूरत है क्योंकि हर रेवोल्यूशन के साथ जो टेक्नोलॉजी चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, शानदार बीज चाहिए गुणवत्ता वाले, वो सारी चीज़ें इस कानून के भीतर में आपको दिखाई देगी। जो इस कानून के मातहत काम करेगा, उसको जो कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगी, उनको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराएगी। यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कंपनियां आपको पूरे की पूरी व्यवस्था कर देगी, सरकार व्यवस्था नहीं करेगी। और सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए कौन सी जगह चुनी गई है? फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में पंजाब था, हरियाणा था और वेस्टर्न यूपी था। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में ईस्टर्न यूपी है, जो गोरखपुर का इलाका आप देखिए, उस तरफ का, बनारस के तरफ का इलाका, बिहार है, झारखंड है, असम है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। इन तमाम जगहों को जो हमने आपसे जिक्र किया, जिसके दायरे के भीतर में जब आप जाइएगा, यहां पर किसान कम खुदकुशी करता है। यहां पर प्रति व्यक्ति आय किसानों की जो है सबसे न्यूनतम है। यहां की जिंदगी और सोशल इंडेक्स इन राज्यों का बहुत नीचे है। जिंदगी फिर भी चल रही है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है, इसका कुछ नज़ारा पंजाब में खुदकुशी करते किसानों से भी समझा जा सकता है। जो फर्टिलाइजर है उससे पैदा हुई बीमारी से भी समझा जा सकता है। जमीन के नीचे पानी खत्म होते चला गया और भूजल जब गायब हो गया तो सरकार ने कहा अच्छा बोरवेल से निकालिएगा, तो उन्होंने डीजल तक महंगा कर दिया। यानी किसानों की आफत के ऊपर आफत, किसानों को हर हाल में पैसा चाहिए और इस देश में किसानी पैसे पर निर्भर हो जाए, इसके लिए उपाय सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी है। इसके लिए उपाय अपने तौर पर यह 3 कानून भी है। इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो आप समझ पाइएगा कि भारत के भीतर में ग्रीन रेवोल्यूशन का लाभ किसानों को नहीं दिया जाता है, उस मार्केट को दिया जाता है जिस मार्केट को चलाने वाले वैसे प्लेयर्स हैं जिनके पास पैसा हो। और जिनके पास पैसा ना हो लेकिन अगर वो राजनीतिक सत्ता के नजदीक हैं तो फिर उन्हें बैंक से लोन मिलने में बहुत आसानी होती है। बैंक लोन दे देता है, उसके जरिए वो इकोनॉमी को खड़ा करते हैं। कोई किसान तो बिजनेस करने नहीं निकल जाएगा, वो ट्रैक्टर कंपनी तो नहीं खोल लेगा, वो सीड की मार्केटिंग तो नहीं करने लगेगा, वो एक्सपोर्ट तो अपने नहीं करने लगेगा, क्योंकि उसमें भी एक लाइसेंसिंग की व्यवस्था है जो सरकार ही देती है। तो सरकार ने अपने तौर पर ट्रेडर्स को अलग रखा है, फार्मर्स को अलग रखा है, बिजनेस हाउसेस को अलग रखा है, बिजनेस पर्सन्स को अलग रखा है, कॉर्पोरेट को अलग रखा है, कॉर्पोरेट मित्रों को भी अलग रखा है। ये कैटेगरी है भारत में। कोई भी किसी भी धंधे को कर ले तो क्या बात है,
लेकिन उस कैटेगरी में आने के लिए जो नियम कायदे कानून होते हैं वो सरकार बनाती है। सरकार किनके लिए क्या बनाएगी? तो सरकार नहीं चाहती है कि इस देश के भीतर में किसानी खत्म हो, यानी फसल तो उपजाई जाए और फसल इतनी ज्यादा उपजाई जाए जिससे इस बाजार को लाभ मिल सके। इस बाजार को चलाने वाले प्लेयर्स के लिए एक अनुकूल कानून बना दिया जाए और उस कानून को बनाने के बाद उनके लिए कुछ नए मार्केट्स खोले जाएं। तो ये सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की धारणा भी 2015 से इस देश के भीतर में डेवलप हो गई। अब यहां पर एक आखिरी बात, इस देश के भीतर में एफसीआई जो एमएसपी पर लेती है आज की तारीख में वो तकरीबन 3.25 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। वह अगर एसबीआई के पास जाए, और सरकार की संस्था है, कि हमको पैसा दे दो, सरकार अलग अलग माध्यमों से बोलती है यहां से कर्ज ले लो, वहां से कर्ज ले लो, कुल मिला के वो कर्ज में दबी हुई है और किसी दिन भी उसका दिवालिया हो जाएगा और उसी के सारे पावर्स फिर प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे। जैसे बीएसएनएल किस तरह दिवालिया हुआ और किस तरह नई कंपनी पैदा हुई इस देश के भीतर में, खासतौर से 2015 में जब जियो आई और उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर खुद थे, उनकी तस्वीर छपी थी पहले पन्ने पर जियो के साथ। बहरहाल इस देश के भीतर में सेकंड बड़े तौर पर एक अडानी नाम के शख्स भी हैं और उनके ऊपर लगभग $30 बिलियन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 2,20,000 करोड़ लगभग होता है, उन पर उतना कर्ज है। लेकिन उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5,000 करोड़ रुपया कर्ज भी दे सकता है। ये एक नाम इसलिए है, या फिर इस प्रोसेस को अगर समझिए तो किसान अगर कर्ज में डूब जाता है तो वह खुदकुशी करता है। कोई कंपनी अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ही बेचने की दिशा में बढ़ रही और मुनाफा कमा रही हो और मुनाफा नहीं कमाए तो उसके लिए 1000 उपाय हैं। वो एनसीएलटी में जा सकती है, कहेगी हम दिवालिया हो गए, आप इसको किसी दूसरे को दे दीजिए। जैसे रुचि सोया को हाल में दिया गया, उसको बाबा रामदेव की कंपनी ने खरीद लिया है, ये इंदौर बेस्ड कंपनी है। वो कमजोर, उसने बैंक से जितना लोन लिया उस लोन की वापसी कैसे होगी नहीं पता है, क्योंकि जितना लोन लिया था उससे सस्ते में रुचि सोया को पतंजलि ने खरीद लिया। यह भी एक ट्रिक है अपने तरीके की नई परिस्थिति में। उसके लिए सैकड़ों उपाय हैं। यानी हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म में, हमारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म में, हमारी इकोनॉमिक्स में इस देश का वह बाजार ही सब कुछ है जिस बाजार में किसान खड़ा नहीं हो सकता है, एक आम शख्स खड़ा नहीं हो सकता है। पैसे वाले लोग ही खड़े हो सकते हैं। और पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है और बैंकिंग सिस्टम इस देश में क्यों चरमरा गया, कितना खोखला हो गया है। और बीते दिनों सरकार ने लगभग इन कॉरपोरेट को 7 लाख करोड़ से ज़्यादा जो राइट ऑफ किया है पैसा बैंकों की बुक साफ करने के लिए, उस पूंजी को जब आप डाइवर्ट कीजिएगा यहां पर तो आपको समझ में आएगा कि सरकार अगर 23 फसल जो एमएसपी के तहत निर्धारित की गई थी, आज नहीं उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री के दौर में, अगर ये 23 फसल एमएसपी पर खरीदने का कानून भी बना दे तो भी सरकार को 15 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं देने होंगे। यह सरकार का ही डाटा है और यह डाटा एग्रो से जुड़ी हुई तमाम कंपनियों के नेटवर्थ मुनाफे का लगभग सिर्फ 3.5% है। अब आप कल्पना कीजिए। तो ट्रैक्टर पर सवार जब कल किसान होगा तो उसके साथ यह भी सोचिएगा कि इस देश के भीतर में अगर किसान आने वाले वक्त में अपनी फसलों को ले आकर सीमा पर जमा करना शुरू कर दे, दिल्ली की सीमा को, और दिल्ली की सीमा को फसलों से घेर दे, कटाई के साथ, बुआई के साथ, और इस बात का जिक्र करे कि इसको आपको खरीदना यहीं पर है तभी यह फसल हटेगी। ट्रैक्टर अभी भी आधुनिक सोच है, एक मार्केट की सोच है। किसानों को अभी और लंबी लड़ाई लड़नी है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा भारत का किसान आंदोलन भारत को एक ऐसे मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर चुका है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बाजार के हिसाब से चलेगी या इस देश की अर्थव्यवस्था उन लोगों के लिए और उन लोगों के जरिए चलेगी जो इस देश में काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।